नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। फिक्र आपकी में सबसे पहले देखते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरें क्या हैं। कल भारत अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और इन 72 सालों में हमने जो शक्ति हासिल की है वो राजपथ पर परेड पर देखने वाली है। राफेल के डेब्यू से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक की झलक मिलेगी और फिर डीजे वाले ट्रैक्टर पर किसानों की परेड की तैयारी भी दिखेगी, जो आंदोलन के 62वें दिन कल देशभक्ति का जज्बा दिखाने जा रहे हैं। पूरी तैयारी और कल आपको क्या मुश्किल होगी यह भी दिखाएंगे। आज हम दिल्ली में दिखने वाले ट्रैक्टर का एक अलग अर्थशास्त्र दिखाएंगे, जिसे देखना और अन्नदाताओं की असल फिक्र को समझाना बहुत जरूरी है। आपको बताएंगे कि ट्रैक्टर किसका प्रतीक है। ठीक 26 जनवरी से पहले भारतीय सेना के शौर्य की एक और कहानी सामने आई है। भारतीय सेना ने सिक्किम के नाकुला में चीन की सेना के छक्के छुड़ा दिए। हर हिंदुस्तानी को यह पूरी शौर्य गाथा सुननी चाहिए और हिंदुस्तानी सेना पर गर्व करना चाहिए। और फिर फिक्र करेंगे बिटिया की। पॉस्को एक्ट को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसने हर माता पिता की फिक्र बढ़ा दी है। कल भारत का 72वां गणतंत्र दिवस है। भारत के इस पर्व में राजपथ पर शौर्य का प्रदर्शन होगा, संस्कृति की झांकी निकलेगी। लेकिन इस गणतंत्र दिवस पर मनाए जाने वाले समारोह में दो फिक्र साफ हैं। पहली फिक्र है कोरोना की, जिसकी वजह से इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत ही सीमित रहेगा, और दूसरी फिक्र है किसान आंदोलन की। राजपथ पर परेड के बाद किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, जो देश के समारोह पर नजरबट्टू की तरह हो सकता है। कुल मिलाकर गणतंत्र दिवस की अगर बात की जाए तो इतना जरूर साफ है कि कल देश की शौर्य गाथा देखने के बाद कई सवाल होंगे उनके मन में जो अभी तक हमें चुनौती देते आए हैं, क्योंकि कल फर्क होगा गणतंत्र पर। भारत के वीर महाबलियों का शौर्य 72वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर दिखेगा। हिंदुस्तान राजपथ पर अपनी आन बान शान और सैन्य ताकत की पूरे के अलावा पूरी दुनिया को अपनी जांबाजी की झलक दिखाएगा। कल राजपथ पर भारत की जमीनी और समुद्री सैन्य ताकत के साथ वायुसेना का भी दम दिखेगा। इस परेड का हिस्सा देश की सैन्य शक्ति, हथियार, टैंक और मिसाइल भी बनेंगे। इस दौरान एलएसी पर चीन से चल रही तनातनी के दौरान जिन हथियारों, टैंक और मिसाइलों को तैनात किया गया है वो भी राजपथ पर नजर आएंगे। जाहिर है कल गणतंत्र दिवस के 72वें महापर्व की सबसे बड़ी तैयारी है। राजपथ के आसपास के सभी इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि दुश्मन कोई भी साजिश न रच सके। गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है और हम आपसे अपील कर रहे हैं कि कल आप घर से निकलने से पहले पूरी जानकारी ले लें। यह भी पता कर लें कि कल किन रूटों को बंद किया गया है। साफ है कि इस बार का गणतंत्र दिवस पहले से खास है। कोरोना महामारी के दौरान पहली बार देश राजपथ पर गणतंत्र दिवस मना रहा है। ऐसे में यहां के लोगों की संख्या पहले के मुकाबले काफी कम होगी। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में सिर्फ 25,000 लोग ही होंगे, जो कि पिछले साल करीब 1.5 लाख के आसपास थे। खैर, इस बार राजपथ पर लोगों की संख्या भले ही कम होगी, लेकिन भारत की सैन्य शक्ति का नजारा पहले से 3 गुना ज्यादा होगा। 72वें गणतंत्र दिवस की सुबह दुनिया राजपथ पर हिंदुस्तान का बेहिसाब ताकत देखेगी। धरती से अंबर तक हिंदुस्तान का दम पूरी दुनिया देखेगी। यहाँ अद्भुत और अविश्वसनीय शक्ति और संस्कृति का संगम भी दिखेगा, जो सिर्फ हिंदुस्तान की धरती पर ही मुमकिन है। लेकिन गणतंत्र के 72वें महापर्व पर भारत के वायुवीरों का दम सबसे दमदार होगा। हिंद के आसमानी योद्धाओं की वतन को दी गई सलामी सबसे खास होगी। इनकी गर्जना ऐसी होगी कि आसमां भी थर्रा उठेगा। राजपथ पर हिंद के शूरवीरों के प्रवास से दूर बैठे दुश्मनों का कलेजा भी कांप उठेगा। भारतीय वायुसेना के पराक्रम के ट्रेलर भर से कायर पड़ोसियों में हड़कंप मच जाएगा, क्योंकि इस बार गणतंत्र के महापर्व पर भारतीय वायुसेना एक से बढ़कर एक लड़ाकों को आसमान में उतारे।
इसमें घातक फाइटर जेट राफेल और सुखोई भी होगा, हिंदुस्तानी तेजस भी, अपाचे और चिनूक भी, जिनके शौर्य की एक झलक से देश का हर हिंदुस्तानी गौरव से भर उठेगा। 72वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के आसमान में सबसे पहले भारतीय वायुसेना का फ्लाई पास्ट होगा। वायुसेना के जांबाज जवान त्रिशूल फॉर्मेशन में हेलीकॉप्टर में सवार होकर राजपथ के ऊपर आसमान में तिरंगे और तीनों सेनाओं के झंडे को शान से लहराते हुए उड़ान भरेंगे। फिर आसमान में त्रिशूल फॉर्मेशन बना रहे हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट होगी। राष्ट्रपति भवन के ऊपर से भारतीय वायुसेना में शामिल हुए अमेरिका से खरीदे गए चिनूक हेलीकॉप्टर 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। चिनूक हेलीकॉप्टर के बाद दुश्मनों के होश उड़ा देने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर की बारी आएगी। हवा से हवा और हवा से जमीन पर अचूक हमला करने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर का फॉर्मेशन और हवा में हरित अंगेज करतब लोगों में जोश भर देगा। ध्रुव हेलीकॉप्टर भी इस परेड में खास होगा। HAL का ध्रुव एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, ये मल्टी रोल प्ले कर सकता है। ध्रुव हेलीकॉप्टर में सेना की जरूरतों के मुताबिक सुविधाएं दी गई हैं। और फिर दिखेगा वायुसेना की आन बान और शान, हिंदुस्तानी तेजस। तेजस जिसमें स्वदेशी अल्ट्रा मॉडर्न रडार लगाया गया है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगाई गई हैं जिसमें हवा में ही रिफ्यूलिंग की जा सकती है। साथ ही दिखेगा 900 किलोमीटर की रफ्तार से गरजने वाला फाइटर जेट सुखोई, पाकिस्तानी F-16 का किलर MiG-29, भारतीय वायुसेना का गजराज ग्लोब मास्टर, जंग के मैदान में दुश्मनों को बेदम करने वाला जगुआर। लेकिन आसमान के वायुवीरों में सबसे ज्यादा जलवा राफेल का होगा। गणतंत्र दिवस के फ्लाई पोस्ट के शो स्टॉपर राफेल फाइटर जेट्स ही रहेंगे। वही राफेल जिसके एयरफोर्स में आते ही चीन की चूलें हिल गई, उसके चेले पाकिस्तान की परेशानी बढ़ गई। वही राफेल चार्ली वर्टिकल फॉर्मेशन में उड़ान भरकर समारोह का समापन करेंगे। लेकिन इससे पहले राजपथ पर हिंदुस्तानी टैंक, हथियार और जवानों का बेखौफ अंदाज भी होगा, जिस बेखौफ अंदाज और निडर चाल के लिए हिंदुस्तान के रक्षक पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही अंदाज दिखेगा। अपनी कदम ताल से वो दुश्मनों में खौफ भरेंगे। साथ ही दिखेंगे सबसे घातक, सबसे सॉलिड, सबसे जोशीले जवानों वाली सेना के हथियार। LAC पर चीन से चल रही तनातनी के दौरान जिन हथियारों, टैंक और मिसाइलों को तैनात किया गया है, वो सब भी राजपथ पर नजर आएंगे। इस बार ब्रह्मोस मिसाइल भी गणतंत्र दिवस परेड में नजर आएगी। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पूर्वी लद्दाख में चीन से सटी LAC पर तैनात किया गया है। परेड में ब्रह्मोस के साथ ही थल सेना की एंटी एयरक्राफ्ट गन, अपग्रेडेड शिल्का गन भी दिखाई देगी। राजपथ पर T-90 टैंक का दस्ता भी होगा। वही T-90 टैंक जिसकी तैनाती से लाइन ऑफ कंट्रोल पर चीनी सेना के पांव जम गए। जाहिर है इस बार परेड खास होगा, जो कोरोना महामारी के बीच पहली बार देश के लोगों में सेना और सैनिकों के लिए भरोसा बढ़ाएगा और दुश्मनों में ऐसा खौफ भरेगा कि अगर वो भारत से टकराने की हिमाकत करेंगे तो नेस्त नाबूद हो जाएंगे। राजपथ पर जो कुछ भी दिखेगा उसकी हमने झांकी दिखाई। कल ये समारोह सुबह 9 बजे से आप देख सकेंगे। इस परेड में भारत दुनिया के सामने अपना दमखम दिखाएगा। इसमें टैंक, हथियार, सैनिकों के साथ कई झांकियां भी शामिल होंगी। राजपथ पर तीनों सेना के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद होंगे। हालांकि इस बार कोरोना की वजह से कोई मुख्य अतिथि नहीं होगा। और अब बात फिक्र किसानों की, किसान आंदोलन की। आज 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन नए कृषि कानून को लेकर गतिरोध बरकरार है और कल किसान ट्रैक्टर परेड भी निकालने वाले हैं। इस बीच आज देश के राष्ट्रपति ने भी राष्ट्र के नाम संदेश में इस बात का जिक्र किया कि नया कृषि कानून किसानों के हित में है। आर्थिक सुधारों के पूरक के रूप में नए कानून बनाकर कृषि और श्रम के क्षेत्रों में ऐसे सुधार किए गए हैं जो लंबे समय से अपेक्षित थे। आरंभ में इन सुधारों के विषय में आशंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है
कि किसानों के हित के लिए सरकार पूरी तरह समर्पित है। और अब बात किसानों के ट्रैक्टर परेड की। दिल्ली में आज पूरे दिन इसी की चर्चा होती रही। कल भी सभी की नजर किसानों की ट्रैक्टर मार्च पर होगी, लेकिन आज जो किसानों के नाम पर एक तस्वीर सामने आई है वो फिक्र बढ़ाती है। देखिए, यूपी के बागपत से दिल्ली आ रहे किसानों को पुलिस ने लोनी में बैरिकेड लगाकर रोका, तो ट्रैक्टर से किसानों ने बैरिकेड गिरा दिया। पुलिस पर इस कदर भड़के कि पुलिसकर्मी पीछे हट गए। ट्रैक्टर से बैरिकेड गिराने के बाद किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की ओर बढ़ गए। यहां फिक्र यह है कि अगर 2-4 लोग ऐसा कर सकते हैं तो जब हजारों की भीड़ चलेगी तो क्या सब कुछ शांतिपूर्ण होगा? हालांकि किसान नेताओं का दावा है कि ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्ण होगी। देखिए ट्रैक्टर परेड की तैयारी पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। छब्बीस जनवरी पर किसानों की ट्रैक्टर परेड की ये फाइनल तैयारी है। दिल्ली की 3 सीमाओं पर हजारों ट्रैक्टरों का जमावड़ा है। दावा किया जा रहा है कि पंजाब के गांव-गांव से और हरियाणा से भी किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। यूपी और उत्तराखंड से ट्रैक्टर लेकर किसान भी गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डाल चुके हैं। इस वक्त मैं नेशनल हाईवे 1 पे मौजूद हूं और जिस जगह पे मौजूद हूं वो सोनीपत के पास का फ्लाईओवर है। एक तरफ जो है सोनीपत शहर है और दूसरी तरफ वो हाईवे है जिस पे जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर हैं। ये तैयारी 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड की है। हजारों की तादाद में ट्रैक्टर पंजाब से हरियाणा से इस वक्त नेशनल हाईवे 1 पर अपना डेरा जमाए हुए हैं और यहाँ के लोग उस तैयारी में हैं ट्रैक्टर रैली की जो कि 26 जनवरी को निकलनी है। अब जानिए कि कल किसानों की ट्रैक्टर परेड किस रूट से निकलेगी। दिल्ली पुलिस ने जो प्लान तैयार किया है उसके मुताबिक ट्रैक्टर रैली के लिए 3 रूट पर करीब 170 किलोमीटर लंबी सड़क दी गई है। गणतंत्र दिवस परेड के बाद यानी 11 बजे के बाद किसानों का ट्रैक्टर मार्च शुरू होगा। सिंघू बॉर्डर से निकलकर ट्रैक्टर रैली कांजावाला, बवाना और चंदी बॉर्डर की एमपी एक्सप्रेसवे से होकर निकलेगी और फिर वापस लौटेगी। गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली निकलकर 56 फुट रोड अप्सरा बॉर्डर होते हुए हापुड़ जाएगी। वापसी में केएमपी या वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से होते हुए लौटेगी। टिकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर्स पहले नांगलोई जाएंगे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से होते हुए वापस लौटेंगे। चिल्ला बॉर्डर से ट्रैक्टर क्राउन प्लाजा रेड लाइन तक जाएंगे और फिर बाएं मुड़कर डीएनडी फ्लाईवे की ओर चले जाएंगे। फिर वो दादरी मेन रोड की तरफ जाएंगे और वापस चिल्ला आ जाएंगे। किसानों की ट्रैक्टर परेड की रूपरेखा तय करने के लिए आज भी किसान संगठन और पुलिस के बीच कई राउंड बातचीत हुई। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेताओं से दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और हरियाणा पुलिस तीनों की बातचीत हुई। ने एक उनका रूट तय कर दिया है जिसको वो मानते हैं और उनके जो रिटन एप्लीकेशन में वो रूट भी उसी प्रकार से उन्होंने चिन्हित किया और जिसको हमने अग्री कर लिया है। अब चूंकि एक बॉर्डर से हजारों किसानों का ट्रैक्टर रेला निकलेगा और 70 से 75 किलोमीटर तक ट्रैक्टर से यात्रा करनी होगी, तो ऐसे में जानिए कि कैसे चलेगी ट्रैक्टर परेड और इसकी व्यवस्था क्या होगी। परेड के दौरान किसान नेता अपनी कार में सबसे आगे चलेंगे। किसान नेताओं ने कहा है प्रत्येक ट्रैक्टर पर तिरंगा झंडा लगा रहेगा। ट्रैक्टर परेड के दौरान लोक संगीत और देशभक्ति गीत बजेंगे। हर ट्रैक्टर पर अधिकतम 5 लोगों के सवार होने की अनुमति रहेगी, लेकिन ट्रॉली नहीं जाएगी। किसान नेताओं ने रैली में शामिल होने वालों से अपील की है कि वो अपने साथ 24 घंटे का राशन पानी पैक करके चलें। जाम में फंसने पर ठंड से बचाव का इंतजाम भी रखें। ट्रैक्टरों पर किसी भी पार्टी का झंडा, भड़काऊ या निगेटिव नारे वाले बैनर भी नहीं लगाए जाएंगे। किसानों से ये भी अपील की गई है कि अपने साथ किसी भी तरह का हथियार या लाठी न रखें। मतलब किसानों की एक और जिद के आगे सरकार झुक गई और आगे 1 फरवरी को किसानों ने संसद के घेराव का ऐलान किया है। बहरहाल अब हम किसान और ट्रैक्टर के कनेक्शन का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले सवाल है कि आखिर किसानों ने ट्रैक्टर रैली ही क्यों निकालने का फैसला किया? क्या ट्रैक्टर को किसानों ने
अपने मान सम्मान से जोड़ रखा है। दरअसल इस समय ट्रैक्टर की एक और कहानी है। कोरोना काल में जब लॉकडाउन के कारण तमाम इंडस्ट्रीज घुटने के बल बैठ गई, तब ट्रैक्टर खूब बिके। ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन यानी टीएमए के मुताबिक 2020 के 11 महीने में कुल 8,80,048 ट्रैक्टर बिके, जबकि 2019 में 8,04,000 ट्रैक्टर ही बिके। यानी 2019 के मुकाबले 2020 में करीब 76,048 ट्रैक्टर ज्यादा बिके हैं। अब यूपीए सरकार से इसकी तुलना करें तो 2009 और 10 में कुल 3,94,000 ट्रैक्टर बिके थे, जबकि 2019-20 में 8,80,048 ट्रैक्टर की बिक्री हुई। यानी कि यूपीए सरकार के समय से दोगुनी से भी ज्यादा ट्रैक्टर बिके। अब अगर आप इसको राज्यवार देखें तो ये पता चलता है कि किस प्रदेश में कितने ट्रैक्टर बिके। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पिछले साल के मुकाबले 5,177 ट्रैक्टर ज्यादा बिके। अगर इसे प्रतिशत में देखें तो यूपी में पिछले साल 59% ज्यादा ट्रैक्टर बिके। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बिके। पिछले साल की तुलना में 200% से भी अधिक ट्रैक्टर की बिक्री हुई। राजस्थान में भी पिछले साल की तुलना में 130% ज्यादा ट्रैक्टर बिके। बिहार में पिछले साल 84% ज्यादा, पंजाब में पिछले साल की तुलना में 80% ज्यादा और हरियाणा में पिछले वर्ष से 51% अधिक ट्रैक्टर की बिक्री हुई। आपने अभी पंजाब के बारे में सुना कि पिछले साल की तुलना में 80% ज्यादा ट्रैक्टर बिके। इस बात को हमने फोकस क्यों किया है, इसकी व्याख्या आगे करेंगे। पहले देश में ट्रैक्टर की बम्पर बिक्री पर एक रिपोर्ट देखें। भारत में स्वदेशी ट्रैक्टर का निर्माण 1961 में शुरू हुआ और हरित क्रांति में खेती किसानी के इस सबसे मजबूत हथियार को बड़ी पहचान मिली, जिसका प्रदर्शन आज राजधानी दिल्ली तक हो रहा है। और इस साल ट्रैक्टर की जो बम्पर उछाल आई है वो उद्योग धंधों से पिछड़ चुकी कृषि को बहुत बड़ा बल देती है। TV9 भारतवर्ष ने ग्राउंड जीरो पर इसकी पड़ताल भी की। इसके लिए हमारी टीम देश की राजधानी दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर जाटलैंड यानी बागपत पहुंची। बड़ौद की अवतार प्रीतम ट्रैक्टर महिंद्रा एजेंसी पर हमें पता चला कि 2019 में यहाँ 200 ट्रैक्टर बेचे गए थे, लेकिन इस साल 6 महीने कोरोना काल में एजेंसी बंद रही। इसके बावजूद दिसंबर तक 200 ट्रैक्टर बिक चुके हैं। 2019 में हमारे लगभग 200 के आसपास ट्रैक्टर थे पूरे साल में, और जो अभी तक दिसंबर में हमने 200 के आसपास हमने अभी तक कर लिए हैं। 2020 में दिसंबर तक 20 से 25% तक ग्रोथ रह सकती है। इसके बाद हमारी टीम बड़ौद स्थित दूसरी एजेंसी मैसेज ट्रैक्टर एजेंसी के पास गई। पता चला कि यहाँ पिछले साल 100 ट्रैक्टर बेचे गए थे, जबकि अभी फरवरी और मार्च का महीना बाकी है, लेकिन फिर भी पहले से 25% ज़्यादा ट्रैक्टर बिक चुके हैं। लास्ट ईयर के मुकाबले अभी तक 5-10 ट्रैक्टर फालतू ही चल रहे हैं जी। यूपी में किसानों के गढ़ के बाद हमने फरीदाबाद की ट्रैक्टर एजेंसी में भी ये जानने की कोशिश की कि यहाँ ट्रैक्टर्स की सेल पिछले साल की तुलना में कैसी रही। तो आयशर ट्रैक्टर और सोनालिका ट्रैक्टर एजेंसी के मालिकों ने हमें बताया कि कोरोना काल के दौरान भी ट्रैक्टर बिक्री में कोई कमी नहीं आई, बल्कि ज़्यादा ही बिक्री हुई। इसका ये फ़र्क हुआ है 2019 के मुकाबले जो 20 में ट्रैक्टर बिके हैं हमारे सोनालिका के, उसमें गांव में ज़्यादा बिक्री हुई है। शहरों में लॉकडाउन की वजह से सब बंद था और गांव में कृषि का काम उस टाइम पे बहुत अच्छा ज़ोरों से चल रहा था। इस कारण ट्रैक्टरों की बिक्री ज़्यादा गाँवों में हुई है, काम ज़्यादा हुआ है, खेती बाड़ी ज़्यादा हुई है। मतलब कोरोना काल में जब तमाम लोग घरों में कैद थे तो देश के किसान खेतों में पसीना बहा रहे थे, जिसका नतीजा ये रहा कि जब सारे सेक्टर्स अर्थव्यवस्था की भागीदारी में सरेंडर कर रहे थे, तब खेती किसानी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गई। भारत सरकार के आंकड़े के मुताबिक 2019-20 में जब देश की इकोनॉमी का ग्रोथ करीब 4.9% था, तब कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर 2.8% था, जबकि 2014-15 में देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ करीब 7.2% था, तब कृषि क्षेत्र का ग्रोथ -0.2% था। जो ऑन एन एवरेज 1000 ट्रैक्टर हफ्ते में बिका करते थे, वो इस बार करीब 1500 ट्रैक्टर बिके हैं। तो 50,000 की जगह करीब 80,000 के आसपास ट्रैक्टर बिके हैं इस साल। और यही कारण है कि जब कैश सरप्लस था, किसानों का वेस्टेज कम था और लेबर की भी कमी थी, क्योंकि बहुत सारा लेबर माइग्रेट कर गया था, तो इस कारण किसानों को ज़रूरत भी थी ट्रैक्टर की, उनके पास पैसा भी था, मानसून भी अच्छा था और आमदनी भी अच्छी थी। ये सब कारण थे जिसके कारण इस बार ट्रैक्टर्स की सेल काफ़ी अच्छी हुई।
थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि इस साल पंजाब में 80% ट्रैक्टर ज़्यादा बिके। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा हमने क्यों कहा। दरअसल पंजाब में देश के 11% से अधिक ट्रैक्टर हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 60 लाख ट्रैक्टर हैं, जिनमें से 5.25 लाख ट्रैक्टर पंजाब में हैं, जबकि ज़रूरत 1.25 लाख ट्रैक्टर की है। पंजाब में हर 9 हेक्टेयर पर औसतन एक ट्रैक्टर है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 62 हेक्टेयर पर एक ट्रैक्टर है। कृषि योग्य जमीन की बात करें तो देश में करीब 157.14 मिलियन हेक्टेयर खेत हैं, जबकि पंजाब में 42 लाख हेक्टेयर, जो कि कुल भौगोलिक एरिया का 83% है, जबकि भारत के कुल भूभाग के 51% पर खेती होती है। यानी कि खेती योग्य जमीन से लेकर ट्रैक्टर तक हर अंक के हिसाब से देखा जाए तो ट्रैक्टर के मामले में पंजाब अव्वल है। लेकिन फिर भी वहां इस साल 80% ट्रैक्टर नए खरीदे गए, क्योंकि पंजाब में हर साल लगभग 20,000 नए ट्रैक्टर खरीदे जाते हैं, जबकि 12,000 पुराने दूसरे राज्यों में बेच दिए जाते हैं। यानी वो मशीनरी को दुरुस्त करने के मामले में भी अव्वल हैं। इतने के बावजूद भी पंजाब के 54% किसान कर्ज में डूबे हैं और ज़्यादातर किसानों की ज़मीन बैंकों के पास गिरवी है। तो ज़रा सोचिए, जिस पुरानी कृषि नीति यानी मंडी और MSP के चलते उनको ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी है, अब अगर सरकार को उस नीति को बदलना है तो किसानों को दिक्कत क्यों हो रही है? कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान कल ट्रैक्टर परेड की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इसे नाकाम करने की साजिश में है। पाकिस्तान किसान आंदोलन का इस्तेमाल कर भारत में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना चाहता है, और वो भी सोशल मीडिया के जरिए। भारत की सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस ने इसका खुलासा किया। ध्यान से देखें ये रिपोर्ट। किसान नेताओं की ये जिद गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के लिए हट और अब हिंदुस्तान को अशांत करने के लिए पाकिस्तानी साजिश का हथियार बन गई है। पाकिस्तान की गिद्ध नज़र अब दिल्ली NCR में चल रहे किसानों की इस प्रदर्शन पर है, ट्रैक्टर परेड पर है, जिसमें वो सोशल मीडिया के जरिए बड़ी गड़बड़ी फैलाने की फिराक में है। 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल झूठी अफवाह फैलाकर देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, ये दावा दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 308 पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल झूठी अफवाह फैलाने में लगे हैं, जिसे किसानों की ट्रैक्टर रैली को बाधित करने के लिए बनाया गया है। इन ट्विटर हैंडलों को पाकिस्तान में ही ट्रेस किया गया है। ये सभी हैंडल 13 से 18 जनवरी के दौरान बनाए गए। दावा ये भी कि पाकिस्तान इसके जरिए ट्रैक्टर परेड को ही हाईजैक करना चाहता है। इस ट्रैक्टर रैली को डिस्टर्ब करने के बहुत सारे इनपुट्स इंटेलिजेंस के थ्रू और वेरियस एजेंसीज के थ्रू ये बार बार आ रहे हैं। आशंका ये भी है कि पाकिस्तानी आतंकी समूह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि इन अकाउंट से वैसे हैशटैग चलाए जा रहे हैं जो किसानों के प्रदर्शन और ट्रैक्टर रैली से जुड़े हैं। पुलिस भी अलर्ट है कि परेड के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो और सब शांति से हो। 13 जनवरी से 18 जनवरी का इस 7 दिन के एनालिसिस में जो फार्मर्स, ये जो प्रोटेस्ट है, जो ट्रैक्टर रैली है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं और वो कॉन्टिन्यूअस इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे पाकिस्तान इसे अंजाम दे रहा है। हमने इसकी पड़ताल की। इंटरनेट की दुनिया में एंट्री करते ही हमें उन पाकिस्तानी अकाउंट्स की जानकारी मिली जो भारत में अफवाह फैलाने में लगे हैं। हमारे रडार पर सबसे पहले ये पाकिस्तानी अकाउंट आया, डेवेल्ग। हमने इससे बात की। शुरुआत सामान्य रही, लेकिन जैसे ही हमने एक झूठी खबर वायरल करने की बात की, हमें जवाब मिलना शुरू हो गया। हमने बताया कि दिल्ली में 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली में पुलिस लाठीचार्ज करेगी और केंद्र सरकार तीनों कृषि बिल को वापस नहीं लेगी। इस फेक न्यूज़ को वायरल करना है। हमसे किसी भी तरह की पूछताछ नहीं की गई, बस जवाब आया कि काम हो जाएगा। महज 6 घंटे में भारत में 7 लाख लोगों तक ये खबर फैला दी जाएगी। दिल्ली की सीमाओं पर किसान 26 नवंबर को पहुंचे थे। पिछले 61 दिनों से किसान और सरकार के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन गतिरोध जारी है। पर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध का फायदा पाकिस्तान उठाना चाहता है। खास बात यह है कि झूठी खबर फैलाने वाले ये पाकिस्तानी साइबर धोखेबाज किसान आंदोलन के वक्त ही पैदा हुए हैं।
किसानों को इजाज़त ज़रूर मिल गई है, लेकिन यहाँ पर अब सबसे बड़ी चिंता सिक्योरिटी को लेकर है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का ये दावा है कि किसानों के प्रदर्शन के दौरान और इसके अलावा जो ट्रैक्टर रैली होने वाली है, इसमें 308 ऐसे ट्विटर हैंडल्स हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे हैं। ये ऑपरेशन इसलिए किया जा रहा है ताकि किसानों की रैली को डिस्टर्ब किया जा सके, किसानों को मुसीबत में डाला जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने किसानों को वो ट्विटर हैंडल्स दिखाए हैं, जिसके बाद किसानों ने इस बात की सहमति दी है कि जिस तरीके से जो रूट किसानों को बताया जाएगा, उसी आधार पर किसान अपने ट्रैक्टर्स को लेकर दिल्ली की सीमा में दाखिल होंगे। अब जरा इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखिए, ये सभी नवंबर 2020 में बने हैं। मतलब साफ है कि पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड किसान आंदोलन को लगातार कानून व्यवस्था बिगाड़ने का जरिया बना रहे हैं। अब आप जरा सोचिए कि कैसे पाकिस्तान में बैठे भारत के दुश्मन भारत में ऑनलाइन तबाही मचाने को बेताब हैं। साइबर एक्सपर्ट्स भी इसे बेहद खतरनाक बता रहे हैं। गैर मुल्क के लोग हमारे देश में जो इश्यूज़ चल रहे हैं, जो सिचुएशंस चल रही हैं, उनका किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं और कितनी आराम से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हैं और कहाँ कहाँ इंटरनेट पे बैठे हैं और इतनी आराम से वो अवेलेबल हैं बात करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा मकसद हमारा था ये दिखाने का, जो आज बात हुई है कि ये कितनी ईजीली मान जाते हैं हमारे देश की किसी भी इंटरनल मैटर में फेरबदल करके रूमर फैलाने के लिए और लोगों को भटकाने और बहकाने के लिए। अब आप समझ ही गए होंगे कि किसान आंदोलन के दौरान जब कोई भड़काऊ भाषण का पोस्ट डालता है तो कैसे कुछ ही देर में वो लाखों लोगों के बीच पहुंच जाता है और वायरल हो जाता है। कैसे भारत के आंतरिक मामलों पर दुनिया के मुल्कों में बहस छिड़ जाती है। अगर आप इसे समझ रहे हैं तो किसान नेता क्यों नहीं, जिनकी हट की वजह से पाकिस्तान को एक बार फिर भारत को अशांत करने का मौका मिल गया है। और अब फिक्र हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रच रहे चीन की। जिनपिंग के आदेश पर रेड आर्मी ने एक बार फिर हिंदुस्तान की सरजमी पर घुसपैठ करने की हिमाकत की, लेकिन शौर्य और साहस का दूसरा नाम भारतीय जाबाजों ने इस बार भी बिना किसी हथियार के पीएलए के फौजियों को धूल चटाकर उल्टे पांव वापस लौटने को मजबूर कर दिया। पूर्वी लद्दाख में मार खाने के बावजूद चालबाज चीन बाज नहीं आ रहा। सरहद पर चीन ने एक बार फिर पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है। हिंदुस्तान की जमीन पर फरेबी चीन अपने विस्तारवादी दांत गड़ाने के लिए ठिकाने तलाश रहा है, नई हिमाकत कर रहा है। बॉर्डर पर चीनी सैनिकों ने एक बार फिर घुसपैठ करनी चाहिए और चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश को भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया। ये सब जिस जगह पर हुआ है वो सिक्किम के नाकुला सेक्टर में हुआ है। करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस इलाके में भारतीय सेना ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। घटना 20 जनवरी की बताई जा रही है, जब चीन के कुछ सैनिक भारतीय इलाके की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन मुस्तैदी से डटे भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को रोक लिया। जिसके बाद चीनी सैनिकों ने हाथापाई शुरू कर दी तो भारतीय जवानों ने भी करारा जवाब दिया और उन्हें खदेड़ दिया। TV9 भारतवर्ष आपको लेकर आया है उस नॉर्थ सिक्किम के उस इलाके में जो भले ही स्टैंड ऑफ का इलाका ना हो, लेकिन फ्रिक्शन पॉइंट हमेशा से रहा है, यानी नाकुला का इलाका। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो आपको नजर आएगा ये सारा पहाड़ी इलाका नाकुला का, यानी करीबन यहाँ से जो डिस्टेंस है वो करीबन 30 किलोमीटर के करीब का डिस्टेंस है, यानी वो पहाड़ी इलाका सारा नॉर्थ सिक्किम का नाकुला का इलाका है। अभी भी पिछले साल जब स्टैंड ऑफ की शुरुआत हुई थी ईस्टर्न लद्दाख के इलाके में, तब न सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में बल्कि नॉर्थ सिक्किम के नाकुला से भी स्टार्ट हुई, यानी फ्रिक्शन जो थी, यानी जो आपस में जो मुठभेड़ हुई थी या फिर गतिरोध हुआ था उसी इलाके में हुआ। तो इस साल भी की शुरुआत भी उसी नाकुला इलाके से हुई, जब 20 तारीख के करीब बताया जा रहा है कि नाकुला के इस इलाके में भारत और चीन के बीच में झड़प हुई थी। खबरें आई कि इस झड़प में चीन के 20 सैनिक और भारत के 4 सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि बाद में सेना ने बयान जारी कर स्थिति को साफ कर दिया। उत्तर सिक्किम के नाकुला इलाके में 20 जनवरी को भारतीय सेना और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच मामूली झड़प हुई और ये मामला स्थानीय कमांडरों के नियमों के मुताबिक सुलझा भी लिया। लेकिन फरेबी चीन यहाँ भी बाज नहीं आया। जिनपिंग के भोपू मीडिया ने ट्वीट किया और नाकुला में किसी भी तरह की झड़प की बात को नकार दिया। इस तरह का झूठ चीन पहली बार नहीं बोल रहा, हमेशा से बोलता आया है। आपको बता दें कि इसी जगह यानी नाकुला में पिछले साल गलवान में विश्वासघात से पहले मई 2020 में भी चीन
चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय जवानों के साथ झड़प भी हुई थी। लेकिन मौजूदा हालात में 19,000 फीट पर खून जमा देने वाली ठंड में ऐसी घटना होना एक ओर ये बताता है कि चीन लगातार साजिशें रच रहा है, तो दूसरी ओर घटना ये भी बताती है कि भारतीय जवान हर वक्त पूरी तरह मुस्तैद हैं। करीबन 250 किलोमीटर की आईबी पर चीन की नजर बहुत ज्यादा लंबे समय से रही है। चीन को लगता है कि अगर उन इलाकों में बढ़त बना लेगा तो वो सिर्फ चिकन के इलाकों तक अपनी बैठ बना सकता है। यही वजह है कि चीन जो है करता रहता है। भारत और चीन के बीच ये ताज़ा विवाद ऐसे वक्त में आया है जब दोनों देशों के बीच 9वें दौर की सैन्य वार्ता हुई। करीब 15 घंटे तक वार्ता के दौरान भारत ने दो टूक कहा कि LAC पर चीन को मई से पहले वाली यथास्थिति पर आना ही होगा। इस बीच लद्दाख में चीनी घुसपैठ का एक वीडियो सामने आया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक ये वीडियो 10 दिसंबर 2020 का है, जिसे लद्दाख में कोयुल गांव के प्रधान ने शेयर किया है। डेमचोक सेक्टर का ये वीडियो पेट्रोलिंग पॉइंट 38 के पास का बताया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों के रोके जाने के बाद चीन के कुछ लोग तस्वीरें खींचते दिख रहे हैं। दावा किया गया कि भारतीय सड़कों का इस्तेमाल करते हुए चीन के ये लोग सरहद के 1 किलोमीटर अंदर तक आ गए। गांव के प्रधान के मुताबिक इन लोगों ने वहां गए भारतीय चरवाहों को धमकाया, जिसकी शिकायत प्रशासन से की गई, जिसके बाद अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को वहां से 1 इंच भी पीछे नहीं हटने को कहा। दावे के मुताबिक ग्रामीणों ने वहां 4-5 दिन तक पहरा दिया। 16 दिसंबर को चीन की 2 गाड़ियां फिर से आईं, लेकिन तब SDM और ITBP के अधिकारी भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने चीनी घुसपैठियों को वहां से खदेड़ दिया। लेकिन चीन है कि बाज नहीं आ रहा, लगातार साजिशें रच रहा है, मगर उसकी हर हरकत, हर साजिश की भनक हिंदुस्तान को है। ऐसे में अगर चीन ने अब कोई भी हिमाकत की तो हिंदुस्तान उसका फुल एंड फाइनल हिसाब करने में देर नहीं लगाएगा। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी उस इलाके में गए जहां पर यह झड़प की खबर आई है और आपको TV9 दिन भर, बल्कि आज आपको दिन भर वहां से कवरेज दिखाता रहा। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि अदालतों में आंखों पर पट्टी बांधे और हाथ में तराजू लिए खड़ी न्याय की जो देवी दिखाई पड़ती है वो कौन है? वो जो कोई भी है। कहा जाता है कि ये मूर्ति इस बात का प्रतीक है कि न्याय की देवी के सामने सभी समान हैं, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले से लगता है कि कानून की इस देवी ने दरअसल आंखों पर इस कदर पट्टी बांध रखी है कि उसे सच्चाई शायद कम दिखाई दे रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट की एक महिला जज ने फैसला दिया है कि कपड़े के ऊपर से किसी बच्ची को दबोच लेना अपराध नहीं माना जाएगा। चौबीस जनवरी को जब देश नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मना रहा था, तब बच्चियों के प्रति संवेदना के मामले में हमारे कानून की कलई खोलने वाली एक खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने 19 जनवरी को सुनाए गए अपने फैसले में कहा कि लड़की के ब्रेस्ट को जबरन छूना भर यौन उत्पीड़न नहीं है। अगर कपड़े के ऊपर से छुआ गया है और स्किन टू स्किन टच नहीं हुआ है तो ये पॉक्सो कानून के सेक्शन 7 के तहत यौन उत्पीड़न और सेक्शन 8 के तहत दंडनीय अपराध नहीं है। ये केस 2016 का है। 39 वर्षीय आरोपी ने 12 साल की बच्ची को अमरूद देने के बहाने अपने घर में बुलाया। FIR के मुताबिक आरोपी ने बच्ची के शरीर के ऊपरी हिस्से को दबाया और नीचे के कपड़े उतारने की भी कोशिश की। जब लड़की खुद को बचाते हुए चिल्लाने लगी तो आरोपी कमरे का दरवाजा बंद करके वहां से भाग निकला। आवाज सुनकर मां मौके पर पहुंची तो बेटी ने पूरी कहानी सुनाई। ये मामला जब निचली अदालत में पहुंचा तो आरोपी को पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत 3 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन आरोपी ने जब हाईकोर्ट में अपील की तो बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने फैसला पलट दिया। सिंगल जज वाली बेंच की जज पुष्पा गनेठीवाला ने सजा को माफ करते हुए कहा कि सिर्फ ब्रेस्ट को जबरन छूना मात्र यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। इसके लिए यौन मंशा के साथ स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना जरूरी है। निचली अदालत ने IPC के तहत अलग से भी 1 साल की सजा सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। अब जरा 2 बातों पर गौर कीजिए। पहली बात, जज ये मान रही हैं कि बच्ची को जबरदस्ती पकड़ा और दबोचा गया है, फिर भी वो आरोपी को बरी कर दे रही हैं। यानी जज ने साबित कर दिया कि अपराध चाहे जितना भी जघन्य हो, सबूत के अभाव में कोर्ट लकीर से हट नहीं सकता।
दूसरी बात, पॉक्सो कानून में कहा गया है कि यौन प्रताड़ना की मंशा से किया गया कोई भी अपराध इसके दायरे में आएगा। ऐसे में बच्ची का हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर ले जाने से लेकर उसके शरीर के ऊपरी हिस्से को छूना क्या आरोपी की मंशा को समझने के लिए काफी नहीं है? जो डेफिनेशन है सेक्शन 7 की पॉक्सो एक्ट में, वो कहीं ये नहीं बोलती है कि आपका कपड़े से ऊपर टच है या कपड़े के अंदर से टच है। वो सिर्फ यही कहती है कि अगर आप किसी भी लड़की के ब्रेस्ट, उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करते हैं या उस बच्ची से किसी पुरुष के प्राइवेट पार्ट्स को टच कराते हैं तो वो सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा, जिसमें 3 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है। तो मुझे लगता है कि ये जो जजमेंट आया है बहुत गलत है। इससे रेपिस्ट और पीडोफाइल्स को फ़ायदा मिलेगा। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा था कि निचली अदालतों और हाईकोर्ट के जजों को भी जेंडर के मुद्दे पर संवेदनशील बनाने की जरूरत है। एक गाइडलाइंस बनाई जानी चाहिए कि यौन उत्पीड़न के मामलों के साथ किस प्रकार की संवेदनशीलता बरती जाए। हमें अपने जजों को शिक्षित करने की जरूरत है। जिस देश में आतंकी की सजा पर सुनवाई के लिए आधी रात को अदालतें बैठती हों, वहां अगर हाईकोर्ट के इस फैसले पर हस्तक्षेप करने के लिए किसी मिलॉट के अंदर, किसी ऊंचे कद वाले वकील के अंदर, मानवाधिकार के किसी झंडा बरदार के अंदर हलचल नहीं होती है तो बार बार धिक्कार है। इस मामले में आरोपी का पक्ष भी सुन लीजिए। वो जो ऑर्डर था 3 साल की सज़ा हुई तो मैंने हाईकोर्ट में, ऑनरेबल हाईकोर्ट में चैलेंज किया कन्विक्शन को उसके 3 साल की। तो जो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उसका 3 साल का कन्विक्शन जो है वो 1 साल का कर दिया, 3 साल को 1 साल में कन्वर्ट कर दिया। और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ऐसा था उसमें कि देखिए कि जो सेक्शन पोक्सोस के जो है वो उसमें अट्रैक्ट नहीं होते, इसलिए उसको सेक्शन 354 में कन्वर्ट करके कोर्ट ने उसको सेंटेंस 1 साल का कर दिया। बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उन्हें देखते हुए ऐसे मामलों में कानून का बहुत सख्ती से इस्तेमाल होना चाहिए। कहीं कोई संदेह भी नहीं हो तो पीड़ित बच्चों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए और लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए ताकि अपराधियों के हौसले पस्त हों। कोर्ट का फैसला इसीलिए भी अहम होता है क्योंकि इसका समाज पर बड़ा संदेश आता है। बच्चों के खिलाफ यौन अपराध रोकने के लिए बनाए गए पॉस्को एक्ट के तहत वर्ष 2019 में 47,335 केस दर्ज किए गए। इनमें से 1139 केस खारिज कर दिए गए जबकि 11,826 आरोपियों को बरी कर दिया गया। ये तब है हमारे देश में हर घंटे नाबालिग लड़कियों से रेप के 3 केस दर्ज किए जाते हैं। तब आखिर क्यों ना संदेह किया जाए कि इनमें से कई मामलों में उसी तरह फैसला सुनाया जाता होगा जैसा कि शायद बॉम्बे हाई कोर्ट के इस मामले में फैसला सुनाया गया। इस खबर में एक और अपडेट आया। खबर यह है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। आयोग ने कहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार को अपील दायर करनी चाहिए। और अब देखते हैं जो है सो है। जनवरी में ही मार्च पर उतारू हैं किसान। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड होगी। इस बार देश के लोग 2-2 परेड देख पाएंगे। सुबह रफेल वाली आंखों को दोपहर में आसमान से उतारकर जमीन पर ट्रैक्टर दिखाए जाएंगे। असल में इस परेड को निकालकर किसान सरकार की परेड लेना चाहते हैं। सरकार को तो यह भी लगता है कि किसानों के बहाने असल में विपक्ष सरकार की कंबल परेड कराना चाहता है। इसलिए रूट ऐसा दिया गया है कि मार्च सरकार की रूट तक ना पहुंचने पाए। परेड की जिद के आगे पुलिस को झुकना तो पड़ा, लेकिन उसे बस किसी एक चूक का इंतजार होगा। किसान सावधान है कि परेड का पहिया कहीं रोड से उतर ना जाए। उनके नेताओं को ड्राई डे पर भी लोगों को ताकीद करनी पड़ी है कि शराब न रखी जाए ट्रैक्टर में और न पी जाए। परेड में केवल लोक संगीत और देशभक्ति के गाने बजाए जाएं। इसमें शामिल होने की ख्वाहिश रखने वाले एक भाई ने मुझे फोन करके पूछा, भाई जे जरा बताना, ये हट जा ताऊ पाछे रे नाचण दे जी भर के और ये तेरी आँख्यां का योग काजल, ये लोक संगीत में तो आवे हैं ना, बाकी तो जो है सो है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।